नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनावों में वादे हैं, दावे हैं, आरोप हैं और रैलियां हैं। लेकिन इस बीच में बिहार से चिराग पासवान की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो काफी दिलचस्प है। और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है मोदी जी के मंच से, क्योंकि मोदी जी आज बिहार पहुंचे हुए हैं और वहां उनके मंच से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आना काफी ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि राजनीति में जो चीजें दिखाई जाती हैं या खुले मंच पर की जाती हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी मकसद जरूर होता है। तो इसके पीछे का क्या मकसद रहा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और कौन सी है चिराग पासवान की वो तस्वीर, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार पहुंचे हुए और कर्पूरी ठाकुर के गांव भी वो पहुंचे हुए थे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी कई सवाल उठा दिए कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उनको हटाने के लिए किस तरह से साजिशें की गई और आखिरकार हटाने में कामयाब रहे। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाने में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल यानी कि उनके जो पूर्वज थे और आरएसएस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब एनडीए में इसको लेकर के दबाव बढ़ गया है। दबाव भी बढ़ गया और एनडीए के भीतर जो घमासान चल रहा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके एनडीए को संकट में डाला है, तो इस घोषणा से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम छोटे बड़े जो नेता हैं वो तेजस्वी पर टूट पड़े और बीजेपी के सामने संकट है कि अब वो क्या करे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहकर नीतीश का पट्टा काट दिया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक दल ही करेगा। तभी से जेडीयू और एनडीए में खलबली मची हुई है। और अब जबकि महागठबंधन ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है, तो एनडीए पर दबाव बढ़ गया है कि वो भी सीएम का चेहरा घोषित करे। महागठबंधन की घोषणा से केवल बीजेपी ही परेशान नहीं है, बल्कि एनडीए के दूसरे घटक दल भी परेशान हो गए हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं जो बीजेपी है वो कोई ऐसा नेता ना थोप दे जिनको वो झेल ही ना पाए। ऐसे में आशंकाएं बहुत सारी हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और जो बाकी सहयोगी दल है वो इस स्थिति को कैसे भुनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, बीजेपी क्या कुछ करती है। इन तमाम सवालों पर, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि चिराग पासवान और जो नीतीश कुमार है, क्या कुछ है उनके बीच में, जहां कभी कड़वाहट की बातें कही जाती थी, वहां पर आज चिराग पासवान का जो एक एक्शन है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि चिराग पासवान देखिए मोदी जी के मंच पर नीतीश कुमार के पैर छूते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, काफी उनकी बातचीत होती है। देखिए वो आते हैं और सीधे नीतीश कुमार के पैर छूने लग जाते हैं। तो ये जो बीते विधानसभा चुनाव में तस्वीरें क्या थी ये सबको मालूम है। 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ एनडीए से बाहर जाकर के जो उम्मीदवार खड़े किए, उसका नतीजा क्या हुआ ये भी सबको मालूम है। तो फिर ये पैर छूना, क्या ये क्या मैसेज देने का प्रयास है? देखिए निधि, ये मैसेज देने का प्रयास है कि चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि मैं आपके पैर छूता हूं, आप मोदी जी के पैर छूते हैं, हम दोनों मिलकर मोदी जी के पैर छूते हैं। तो हमारा, मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, आजकल निधि आपने नोट किया होगा, आजकल नरेंद्र मोदी जी की स्थिति बहुत ज्यादा विचित्र हो गई है। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज तो उन्होंने खरीदा था कि विदेश यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे। सारे देशों की उन्होंने यात्रा कर मारी थी, ऐसे ऐसे देशों की यात्रा कर मारी थी जो लोगों को पता नहीं था कि ये भी देश है। ऐसी जनसंख्या वाला देश जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था, वहां भी यात्रा कर ली थी। अब आप कई महीनों से देखिए, मोदी जी की किसी यात्रा के बारे में आपको खबर मिली है क्या? भाई आप कनाडा गए, कनाडा जाके ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप उसके पहले ही निकल गए जब तक आप वहां पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे कहा कि जब कनाडा से लौटते हुए आइएगा तो मेरे पास आ जाइएगा और लंच साथ कीजिएगा। वहां उन्होंने बिठा रखा था मुनीर को और ये चाह रहे थे कि मुनीर के सामने मोदी जी को धर दबोचें और वहां पे एक स्टेटमेंट दिलवा दें कि भैया पाकिस्तान और भारत के बीच में मैंने युद्ध विराम कराया था। खैर मोदी जी के सलाहकारों ने सही राय दी कि आप वहां मत जाइए और कहिए कि मेरा बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है और इस समय मेरे लिए आपकी मित्रता से ज्यादा मेरा बिहार का चुनाव है। अब देखिए कुआलालंपुर में, मलेशिया में अब एक मीटिंग होने वाली है, उसके लिए इनको इनविटेशन मिला। अच्छा, वहां डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं, वहां पे शहबाज शरीफ भी आने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी का पहले ये था कि वो जाएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहां डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं और वहां पे शहबाज शरीफ भी आने वाले हैं, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया और अब वहां पे जयशंकर जाने वाले हैं। तो देखिए परिस्थिति ऐसी बन गई। अच्छा, एक और आपने खबर सुनी होगी कि
अमेरिका ये कह रहा था कि आप तेल रूस से नहीं खरीदेंगे। अभी तक ये दिखाया जा रहा था और गोदी मीडिया ये बिल्कुल प्रभामंडल बनाने का प्रयास कर रहा था कि रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। आपने रिलायंस इंडस्ट्री के एक व्यक्ति का, जो उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक स्टेटमेंट देखा होगा। उन्होंने कहा कि देश की सरकार की नीतियों के अनुरूप हम रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर स्टेटमेंट दे दिया है कि दिसंबर तक रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा। आपको ये पता है कि अमेरिका से 250% तेल का आयात बढ़ गया है। 250% तेल का आयात बढ़ गया। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अमेरिका से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, रूस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, गल्फ कंट्री से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, और गल्फ कंट्री से अमेरिका का तेल ज्यादा महंगा है। रूस का तेल तो 30% सस्ता है। तो अब ये आप लोग और आपके दर्शक श्रोता जो काफी संख्या में देख रहे हैं, ये कृपा करके ये सोचे कि आज आपने झप्पी लेने के विदेश नीति पे चलते हुए हमारे देश को, जिसका 77 साल में कभी ऐसा हाल नहीं हुआ कि कोई भी बड़ा या छोटा देश हमारी उपेक्षा कर पाए, आज के तारीख में अमेरिका हमारे कान उमेट के हमें निर्देश दे रहा है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी एक और उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई, युद्ध खत्म हो गया, ट्रेड डील हो गई। आपसे मैं कई महीने से कह रहा हूं, जब से ये टैरिफ लगा है, निधि आप पुरानी वीडियोस भी देखिएगा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी 6 महीने के अंदर मेरे देश के दूध उत्पादक और मेरे देश के किसान जो है बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका जहां 40 करोड़ की जनसंख्या है, उनका 27 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है। हमारे देश में जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, 4 करोड़ की जनसंख्या है, उनके बाद भरपूर सब्जी और दलहन और अनाज और दूध उत्पादन बहुतायत में है। हमारे देश के अंदर वो डंप कर देंगे और हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो आज मोदी जी जिनके ये पैर छू रहे हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार के छू रहे हैं, नीतीश कुमार मोदी जी के छू रहे हैं। लेकिन अब अगले चरण में शायद आप बात करेंगे राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता को और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ज्ञान को, वास्तविकता में जिस शालीनता से और जिस सहजता से वो सारी रणनीति को अमल में ला रहे हैं और जिसका फल दिखाई पड़ रहा है। मैं देख रहा था सहरसा के अंदर तेजस्वी यादव ने पहली अपनी मीटिंग की और वहां आईपी गुप्ता भी मौजूद थे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा बड़ा फैक्टर है आईपी गुप्ता, जिसको अभी तक 90% लोग नहीं जानते हैं, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनके 30, 40, 50 हजार वोट हैं। कई कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 70,000 वोट हैं। और उन वोटर से अगर आप बात करेंगे, वो कहता है, हमारे उनके समाज के लोग कहते हैं हमारे नेता केवल आईपी गुप्ता हैं, हमारे भगवान आईपी गुप्ता हैं। आप मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के, और एक और राहुल गांधी ने अपनी नीति बना दी है कि एक सवर्ण डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, एक दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, अति पिछड़े में हो गया है, एक मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को यह समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की और तेजस्वी ने जिस तेजस्विता से वहां भाषण की है, और अगर आप वीडियो देखिएगा जिस प्रकार से वहां लाखों की भीड़ है और युवा एक एक बात में हुंकार भर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और वो कहते हैं रोजगार है। और जब वो कहते हैं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें चरण स्पर्श यहीं से करता हूं और बच्चों को गले लगता हूं और माता बहनों को प्रणाम करता हूं, कितनी करतल ध्वनि होती है। तो आप ये देखिए, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य को भी प्रणाम करने की इच्छा होती है। उस व्यक्ति ने, जितने भी उनके आप देखिए साक्षात्कार हो रहे हैं, जिस प्रकार से आईपी गुप्ता को लेके इन्होंने और मुकेश सहनी को लेकर अति पिछड़े समाज के अंदर 10% की सेंध लगा दी है, यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव का रोजगार देना, सरकारी नौकरियां देना, और प्रदेश के अंदर, और ये कहा उन्होंने मैं ये पहले 20 दिन के अंदर कर दूंगा, और 2 साल के अंदर उन्होंने कहा एक सत्र मुझे दे दो 5 साल का, और अगर मैं ये काम न करूं तो मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देना। नीतीश कुमार को किनारे लगाकर, और जो देखिए निधि एक और बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है एनडीए के लिए। देखिए आप देखिए जो हमारे महागठबंधन के अंदर डिफरेंट पार्टीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई आप 15 सीटें तो लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, अच्छा 61-60 सीटें, कुछ सीटें विड्रॉ भी कर ली हैं सीपीआई वालों ने, कांग्रेस वालों ने, आरजेडी वालों ने। आरजेडी वालों ने एक उनके कैंडिडेचर जहां पे वो हो गया, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमपी के बेटे को इंडिपेंडेंट अपना चुनाव चिन्ह दे दिया है। तो वहां पे एक तो 142
सीट पे लड़ रहा है, एक 61 सीट पे लड़ रहा है, एक 20 सीट पे लड़ रहा है, एक 15 सीट, तो वहां पे डिवीजन इज इजी। यहां देखिए क्या परिस्थिति है, अब जेडीयू तो 101 सीट पे लड़ रहा है, बीजेपी 101 सीट पे लड़ रही है, अब किसका चीफ मिनिस्टर बने, किसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, ये झगड़ा की दोनों बराबर सीट लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चिराग पासवान के 29 हैं, तो इसका माने उनका हक हो जाएगा, हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो क्या ये जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को सहन करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आधी लड़ाई आदमी जीत लेता है अपनी रणनीति से और अपनी स्ट्रेटेजी से। इस बार राहुल गांधी ने, और एक कैंडिडेट है उनका जो पटना का एक कैंडिडेट है, जब उसकी हिस्ट्री में देख रहा था, उसके इंटरव्यूज में देख रहा था, जिसने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की है और आईएम कलकत्ता से एमबीए किया है, मेरे ख्याल से शतांशु शेखर शायद उसका नाम है, और वो जर्मनी में उसकी इतनी बड़ी नौकरी थी, छोड़ के 4 साल से घर घर घूम रहा है, 45,000 परिवारों से मिल चुका है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट महागठबंधन ने ढूंढे हैं इस बार, और जिस प्रकार से सारे संतुलनों को उन्होंने देखा है और जनता की मूल्य समस्याओं को देखा है, तो जो ये मोदी जी जाके शाम को आज दोपहर में बोलने वाले हैं कि जंगल राज था, और पिछले 2 महीने से अंदर जैसे मोदी बिहार जी के लोगों बोलने ने वाले जंगल राज नहीं है, मोदी जी बोल रहे हैं, और समस्तीपुर में जाकर के फिर से वही पुराने राग अलापना उन्होंने शुरू कर दिए जंगल राज को लेकर के। और दूसरा, वो मोबाइल से लोगों को टॉर्च जलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब टॉर्च से इतनी रोशनी है तो आप लालटेन का क्या करेंगे। और फिर वही घोटाले की बात, फिर वही पुरानी बातें, अच्छा, पुराने दिन में राग टॉर्च अलापना जलवा शुरू रहे हैं कर क्या? देते हैं। दिन में जी टॉर्च जलवा रहे हैं क्या? जी, दिन में टॉर्च बिल्कुल सर, जलवा रहे हैं? दिन में टॉर्च जलवाकर वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या लालटेन की निधि, क्या तुमने जरूरत है। कभी कभी दिन में टॉर्च जलाई है? अरे तो सूर्य देवता, हमारे भगवान सूर्य जो है इतनी रोशनी करते हैं, और हमारे बिहार वाले जो हैं, जब उनकी छठ पूजा होती है, उनके तो भगवान ही सूर्य भगवान होते हैं। जब सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, वहां टॉर्च जलाने का क्या मतलब है? यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होगा, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पुराने राग अलाप रहे हैं मोदी जी, आपको नहीं लगता कि कुछ बातें उनको कर लेनी चाहिए कि उन्होंने इतने साल जो दिए हैं, एनडीए की सरकार रही है इतने सालों तक बिहार में, तो उसका कुछ बता सके वो कि हमने क्या किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज है, आगे और बढ़िया होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी तक 10 सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया, इसके बारे में वो क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अच्छा निधि, ये बताओ तुम्हारी पीढ़ी की मांगे क्या है? भाई चलिए, हमारी पीढ़ी, भाई देखिए हम क्या चाहते हैं, हमारा बुढ़ापा ठीक से कट जाए, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, इसके अलावा बुढ़ापा जो है वो और कुछ नहीं चाहता है। मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, इमरजेंसी सर्विस मिल जाए, बस दैट इज ऑल। जो युवा है, जब मैं युवा था तो मेरे दिमाग में क्या, आपके जनरेशन के दिमाग में क्या होगा? भाई पहली चीज यही है, आपको अच्छी शिक्षा। क्या अच्छी शिक्षा मिल रही है? मैं नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो देख रहा था, अगर आपको मौका मिले नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो देखिएगा। नेहा सिंह राठौर कहती है कि आपको पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं दी गई, जानबूझ के बिहार यूपी वालों को पढ़ाई नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप मजदूर बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। तो बाबा साहब वो तो बात मानी नहीं, तो आपने पढ़ाई वंचित कर दिया। बिहार जो, जहां पे बिल्कुल शिक्षा की अग्रणी हमारा प्रदेश था, और जहां पे बिल्कुल चाणक्य और बार बार महान व्यक्ति वहां पे पैदा हुए हैं, वहां पे आपने शिक्षा विहीन लोगों को कर दिया। अच्छा, जब वो विहीन हो गए तो वो मजदूर बन गए। अच्छा, मजदूर बनेंगे, ज्यादा मजदूर बनेंगे तो गुजरात जाके और महाराष्ट्र जाके और तमिलनाडु जाके और मुंबई जाके काम करेंगे। अच्छा, वो बेचारे जब वो ट्रेनों से ठूस ठूस कर निधि, ये नेहा सिंह राठौर बोल रही हैं, नेहा सिंह राठौर बोल रही है, देखिए एक तो शिक्षा मिल जाए बढ़िया। अगर मैं एडवाइजर बन जाऊं तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा है ये बात, 2000 एकड़ जमीन लेकर हम उसे एजुकेशनल हब बना देंगे। आप आईटी हब बना दीजिए 2000 एकड़ लेके। जब आप 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडवाणी साहब को दे सकते हैं, तो एजुकेशनल हब इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से कहिए, आपको जमीन देंगे। अच्छा, ये आप देखिएगा, जितनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, सब बिहार के हैं, सब बिहार के हैं। क्योंकि देखिए, बुद्धिमत्ता में इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोगों का कोई तुलना नहीं है। आईटी, आप बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आईटी प्रोफेशनल्स आपको बिहार के लोग मिलेंगे, विदेश के अंदर आपको बिहार के लोग मिलेंगे। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के लिए अगर वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें आप, तो लोग बेंगलोर क्यों जाएंगे? अच्छा, अपने प्रदेश से देखिए हर आदमी को प्यार होता है, मुझे भी अपने प्रयागराज और काशी से अगर मेरे पास परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया होता,
देते हैं लोग हमारे ITBHU को, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, कोई 5 करोड़ कोई 10 करोड़ दान कर देता है। इसलिए कर देता है यार जिस यूनिवर्सिटी ने तुम्हें बनाया, लेकिन आपने बिहार में शिक्षा, एक एम्स आपने नहीं बनाया, आपने केवल सड़कें बनाई, केवल सड़कें बनाई, सड़कों के अलावा आपने कुछ नहीं किया। और कहते हैं देखिए ये सड़क बना दी, वो सड़क बना, अच्छा सड़क कैसी बनाई? ऊंची ऊंची सड़कें बना दी है, तो जब पानी बरसता है तो 3-3 फीट पानी भर जाता है, पुल आपके गिर जाते हैं। एक सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इन्होंने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, नौकरी आपने दी नहीं, इंडस्ट्री एक नहीं लगाई। 20 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो बिहार में लगी हो, जो लगी हुई थी उनको बंद कर दिया। जहां पे उनके बताते हैं 25% शुगर प्रोडक्शन में बिहार का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, आज 4% का कंट्रीब्यूशन है। किसानों को कैसे दाम मिलेंगे? आपने वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगाई, आपने वहां IT हब्स नहीं बनाए, आपने वहां हॉस्पिटल नहीं बनाए, बिहारियों को केवल श्रमिकों की तरह यूज किया। और अब मोदी जी जाते हैं वहां, जाके आप देखिएगा, कहेंगे भाषण में हम ये श्रमिक वो चलाएंगे, गुजरात के अंदर आइए, सूरत के अंदर 10,000 की नौकरी कीजिए। अच्छा, बिहार के लोग कहते हैं यार मुझे अहमदाबाद जाके और सूरत जाके 10,000 की नौकरी के बजाय अगर मुझे 9,000 की नौकरी अपने घर में मिल जाएगी, हो जाएगा काम। अच्छा, उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज हो जाए, उन्हें IT प्रोफेशनल हो, वर्क फ्रॉम होम करेंगे और बढ़िया अपना पैसा कमाएंगे, माँ बाप की सेवा भी होगी, माँ बाप को भी ये नहीं होगा कि बच्चा कहाँ है, किस स्थिति में है, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। वरना 50% पुरुष जो हैं वो तो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, बीवी और बच्चे बेचारे वहां पे अकेले पड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा इन्होंने कबाड़ा कर दिया है बिहार का, और जानबूझ के कबाड़ा किया है, जो नेहा सिंह राठौर ने कहा है। बिल्कुल सर। और आप पूछ रहे थे ना कि दिन में लाइट जलवाई है क्या, तो उनका छोटा सा वीडियो आया, मैं दिखा भी देती हूँ ताकि दर्शक भी देख ले कि कैसे उन्होंने। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, सर आपको क्या लगता है ये स्क्रिप्ट किसने लिख कर दी होगी कि दिन के उजाले में लाइट जलवाइए और पूछिए लोगों से कि लालटेन चाहिए क्या? अच्छा ये बताइए, चलिए लालटेन नहीं चाहिए तो कीचड़ चाहिए क्या? भाई कीचड़ में देखिए 3 चीजें बड़ी खुश रहती हैं, 2 का नाम लूंगा, तीसरा का नहीं लूंगा वरना डिफेमेशन नोटिस मिल जाएगा। एक तो कमल, और दूसरा कीचड़ में एक जंतु होता है जो बड़ा प्रसन्न होता है, और तीसरा जो कमल चुनाव चिन्ह वाले। तो यार कमल, भाई वही वाली बात है ना, इस तरह की हास्यास्पद बात करना। भाई उनका चुनाव चिन्ह है, और ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम लोगों का भी लगाव लालटेन से, और पुराने हमारे बचपन की यादें हैं उनके साथ, हमारे बचपन की यादें हैं, चूल्हे से हमें यादें हैं। ठीक है, अब आजकल गैस सिलेंडर है शहरों के अंदर, लेकिन गांव के अंदर तो वही लकड़ी ढो ढो के बेचारी औरतें लाती हैं और चूल्हे जलाती हैं। तो ये कहिए चूल्हे की क्या जरूरत है? अरे यार, आपने गरीबी देखी है क्या? आपने देखा है गांव के अंदर कैसी परिस्थिति में लोग रहते हैं? लोग जो है रोड के बाहर जाके लैंप पोस्ट के नीचे बैठ बैठ के पढ़ के PhD करते हैं, और किस प्रकार से श्रम करते हैं। आप प्रयागराज चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, हमारे बिहार के बच्चे किस तरह से एक एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 6-6 बच्चे रहकर संघर्ष करते हैं। केवल इसलिए संघर्ष करते हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी के सारे पेपर लीक हो जाते हैं। 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दे दी, 4 लाख नौकरियों का रास्ता खोल दिया। तेजस्वी यादव के जाने के बाद एक नौकरी नहीं मिली। अरे जवान बच्चों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नौकरी दे दो, शिक्षा दे दो, बुड्ढों को स्वास्थ्य दे दो, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। अरे नौकरी मिल जाएगी, बच्चे अपने गांव के अंदर खुद ही सड़क बना लेंगे भाई।
बिल्कुल सही बात है सर। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की, क्योंकि आज उनकी जयंती है, तो माल्यार्पण करने के लिए उनके गांव पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि समस्तीपुर में ही उनकी रैली थी। तो वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कई सारे सवाल उठा दिए कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के, कि मोदी जी और उनकी पार्टी ने पहले क्या कुछ किया था उसको लेकर के। जयराम रमेश है, क्या कुछ कह रहे हैं, मैं उनका छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में, और उसे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई, तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। और तीसरा सवाल कि जो महागठबंधन की सरकार थी, जाति सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर 65% आरक्षण दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी समुदायों के लिए एक अधिनियम लाए। 65% आरक्षण बिहार में 50% की सीमा को हटाकर 65% किया गया। वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पर हमारा सवाल प्रधानमंत्री से यह है, क्यों आपकी जो ट्रबल इंजन सरकार है, आप जो डबल इंजन करते हैं, एक्चुअली असली बात यह है कि ट्रबल इंजन है। आपकी ट्रबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी और आप दोनों मिलकर क्यों नहीं उस 65% अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा क्यों नहीं दी, संविधान के नवी सूची में क्यों नहीं शामिल किया। 30 साल पहले 1994 में कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी हम सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तमिलनाडु के 69% आरक्षण को, अधिनियम को नवी सूची में शामिल किया, यानी कि संवैधानिक सुरक्षा उसको प्राप्त हुई। क्यों नहीं आपने बिहार के अधिनियम को आपने क्यों नहीं वो सुरक्षा दी जो कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु की सरकार के आरक्षण अधिनियम को दिया था। तो ये हमारे 3 सवाल हैं। आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जो चेहरा है वो तो बेचारे रिमोट कंट्रोल हैं। तो और आज आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमारे 3 सवाल। तो सर, ये 3 सवाल जो है वो जयराम रमेश ने पूछे हैं, कांग्रेस ने पूछे हैं कि आखिरकार आप आज चुनाव के लिए, आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं, आप वहां पे जा रहे हैं, उनके गांव में जा रहे हैं, जिनको बेइज्जत करके उनके पद से हटाया था आरएसएस और बीजेपी ने। इस पर क्या जवाब देंगे मोदी जी?
देखो निधि, अच्छा एक चीज बताओ, कल मैं एक कार्यक्रम में था, एक गोदी मीडिया में था, कि वहां पे खड़गे साहब के बेटे जो वहां मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वहां पे एक आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन में, सेटअप में 100 करोड़ के घपले का अंदेशा है और हम उसकी जांच कराएंगे। उसमें बड़ा ह्यू एंड क्राई कि साहब देखिए सनातन में अटैक है और आरएसएस पे अटैक माने सनातन पे अटैक। आप खुद सोचिए, आप निधि किसी के घर जाती हैं, केवल घर के व्यवस्था को देखकर, घर के आकार को देख के और उसके अंदर साज सज्जा को देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं आदमी की हैसियत क्या है, पैसे की हैसियत, ज्ञान की हैसियत नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी चीजों, उनकी पैसे की स्थिति क्या है। आज से 11 साल पहले जब आरएसएस, बीजेपी सत्ता में नहीं थी और आरएसएस, आप देखते थे कि आरएसएस के लोग झोला डाल के साइकिल पे और पैदल चला करते थे। पिछले 11 साल से आरएसएस के 5 स्टार ऑफिसेज पूरे देश के अंदर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार ऐसे ऑफिसेज जैसे होटल नहीं होते वैसे बन गए हर शहर के अंदर। दिल्ली में एआईसीसी का एक ही दफ्तर है, अब नया बना है। सदाकत आश्रम वैसे ही है। लखनऊ के अंदर आपका जो ऑफिस है वो वैसे का वैसा है। आपको देख के लगता है कि जो पार्टी 70 साल में 40 साल सत्ता में रही उसका ये ऑफिस है, और भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार ऑफिसेज बन गए। तो आप ये सोचिए कि जब ये परिस्थिति पता है कि आरएसएस ने किस प्रकार से राजनीति, और आज आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़े बड़े हवाई जहाजों में और चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, राज्यपालों से जाके 400-400, 500-500 करोड़ के घूस देने की बातें करते हैं। तो अगर वहां पे इस प्रकार की चीजें होती हैं तो आप ये सोचिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सरदार पटेल ने कहा था बैन कर देना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन 100 साल हो गए हैं इसको बने हुए। निधि, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूं और आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन इस प्रकार के मनुवाद और ब्राह्मणवाद से मुझे घृणा है। मेरे देश के अंदर मैं ये चाहता हूं 142 करोड़ लोग किसी धर्म के हों, किसी जात के, ये तो देखिए एक था, हम एक खानदान में पैदा हो गए, एक घर में पैदा हो गए, वो सनातनी थे, वो ब्राह्मण थे, दलित में भी हो सकते थे, हम मुसलमान भी हो सकते थे। लेकिन अगर हम दलित होते और हमारे साथ इस प्रकार का न्याय होता कि कोई हमें बैठने न देता, कोई हमें पानी न देता, कोई हमें घुसने न देता, कोई पेशाब करता, कोई जूते मारता, कोई वो करता, तो हमारे दिल पे क्या बीतती। तो अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार हम कैसे देख सकते हैं। 100 साल के इतिहास में आरएसएस के एक राजपूत को छोड़कर सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण क्यों हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेसिडेंट हमारे यहाँ दलित भी बने, आदिवासी भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्राह्मणवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे देश के लिए एक ही जात का व्यक्ति एक संस्था में रहना, और वो भी एक क्षेत्र की जात का व्यक्ति रहना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो संस्था जो पितृ संस्था है बीजेपी की, वो कैसे जाति विहीन समाज की बात कर सकती है, समता मूलक समाज की बात कर सकती है। इसका मतलब ये है केवल वोट के लिए। फिर उसके बाद जाति जनगणना आप नहीं कराई, जाति जनगणना को छोड़ दीजिए, आपने जनगणना ही नहीं कराई। 2021 में हो जानी चाहिए थी कि नहीं जनगणना, जाति छोड़िए, जनगणना नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है देश की आजादी के बाद। अच्छा, हर 10 साल के बाद होती है, 2011 की जाति जनगणना, फिर क्योंकि हमने जनगणना नहीं कराई तो बिहार को और तेलंगाना को जाति जनगणना का सर्वे कराना पड़ा। जाति जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का प्रपंच, केवल मनुवाद लाना, ब्राह्मणवाद लाना, देखिए मैं इसको राष्ट्रहित, और मेरे लिए मेरी जात, मेरा धर्म, इससे ऊपर मेरा देश है, भारत माता से ऊपर कुछ नहीं है। तिरंगे से ऊपर, तिरंगे के ऊपर इनका भगवा होता है, और हिंदुस्तान के ऊपर इनका अपना मनुवाद होता है। तो ये भैया, और संविधान के ऊपर कुछ नहीं, तिरंगे के ऊपर कुछ नहीं, और भारत माता के ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और यहाँ पर जो हमने शुरू में बात की थी, मैंने इंट्रो में बोला था कि एक दबाव, एक प्रेशर जो है वो बन गया है एनडीए के ऊपर, और घमासान और ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि महागठबंधन ने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि एनडीए पर कितना प्रेशर है, बीजेपी लीडरशिप कितने प्रेशर में है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद अब उसके पास विकल्प क्या है कि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करना, क्योंकि नीतीश कुमार इंतजार में बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई नीतीश कुमार के साथ गलत हो रहा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। और आप देखिए कि चिराग पासवान भी, उन्होंने एक बाइट दी और कहा कि भाई भले ही चेहरा ना घोषित करे लेकिन विधायक दल जो है वो नीतीश को ही मुख्यमंत्री चुनेगा। तो इन दोनों बातों में कितना ज्यादा आपको नजर आ रहा है विभाजन, क्योंकि अमित शाह ने तो नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया,
उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि विधायक दल चुनेगा, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश को ही विधायक दल चुनेगा। इसमें आपको कितना विरोधाभास नजर आता है? देखिए, अभी तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका इसलिए निभाते थे, मुसलमान भी उन्हें वोट देता था। मुसलमान ये सोचता था कि ये कवच हैं, ये बीजेपी के साथ हैं जरूर, लेकिन ये कवच है, ये हमारी रक्षा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मनमानी नहीं करने देंगे। जब ये आया आपका वक्फ बिल, तो मुसलमानों को पता चल गया कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। लल्लन सिंह और संजय झा ने पूरी की पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के चरणों में रख दी, इसलिए जेडीयू के दफ्तर में मोदी जी की फोटो लगा दी। तो अब ये सोचिए, अच्छा, अति पिछड़ी जात, इनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस जो 33% अति पिछड़ी जात है वो है। अति पिछड़ी जात के मुकेश सहनी को और आईपी गुप्ता को प्रोजेक्ट कर दिया महागठबंधन ने। तो नीतीश कुमार का अच्छा मानसिक स्थिति क्या है, कल भी हम बात कर रहे थे। अरे महिला कह रही है, देखिए महिलाओं का अगर साइकोलॉजी देखें आपको तो पता ही होगा, नॉर्मली हमारी पत्नी या हमारी ये दूसरे पुरुषों से इस तरह माला अपने गले में नहीं डलवाती है। वो एक है हमारे महिलाओं के अंदर इस प्रकार का विचार होता है कि भाई एक बार वरमाला, अब जिनको वरमाला की कीमत न पता हो, जिन्हें सिंदूर की कीमत न पता हो, जिन्हें पत्नी और पति के संबंधों के बारे में न पता हो, जबरन उसके गले में माला डाल रहे थे, उन्होंने मना किया, हाथ दिया, हाथ में रखने के बजाय फिर गले में माला डाल दी। अरे यार, ये जब आपको संस्कारों के विरुद्ध, ये सनातन संस्कारों के विरुद्ध है कोई चीज, उसको आपने कर दिया, तो उनकी मानसिक स्थिति, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से असहाय हो गए उनके साथ, तो उनपे कृपा करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो इसका मतलब ये है, अब चिराग पासवान की भी नजर लग गई होगी कि भैया वहां मिनिस्टर बन के मोदी जी को रोज हाजिरी देने के बजाय मैं चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना बन जाऊं। 29 सीटें हैं मेरे पास। नीतीश कुमार असहाय हो गए। सम्राट चौधरी की बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है, वो हाई स्कूल पास करने के बाद ही उन्होंने पीएचडी कर ली। ये पता नहीं कौन सा देश के अंदर एक नई शिक्षा नीति आई है, 10वीं पास नहीं की और पीएचडी उनको मिल गई, उस यूनिवर्सिटी से मिल गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सम्राट चौधरी, अच्छा, एक अच्छे नेता हुआ करते थे, एक सुशील मोदी तो बेचारों का देहांत हो गया, और एक नंदलाल यादव जो स्पीकर थे पिछली विधानसभा में, उन बेचारों को टिकट ही नहीं दिया। 7 बार के विधायक, उनको टिकट नहीं दिया। यादवों का बिल्कुल नाश कर दिया। इस बार यादवों को आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं, यादव विहीन कर दिया, मुसलमानों को देना नहीं था। तो एक प्रकार से आपने तेजस्वी यादव को 33% वोट तो पक्का दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। मुसलमानों को भी लग रहा है, अब मुसलमानों को तो वैसे भी लगता है, लेकिन पहले जेडीयू उसमें डिवाइड करती थी, वो भी खत्म हो गया, और आपने फिर यादवों को खत्म कर दिया, तो 33% खत्म। उन्हें चाहिए केवल 12% वोट, वो उन्होंने आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के हिसाब से कर लिए। फिर युवक पूरी तरह से, आप खान सर के बाहर जितने भी लोग जाके सर्वे कर रहे हैं, 90% बच्चे कह रहे हैं हमें तेजस्वी यादव का समर्थन करना है। युवा है, बात कर रहा है, कह रहा है हम 20 दिन के अंदर आदेश करेंगे, 2 साल के अंदर न किया तो मुझे आप निकाल दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा। तो मानी बात है कि ये परिस्थिति साफ है। चिराग पासवान को भी मौका मिले तो वो चले आए महागठबंधन के अंदर। सर, एक आखिरी सवाल है कि एनडीए में अब वोट ट्रांसफर कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। नीतीश के वोट क्या बीजेपी को जाएंगे, क्योंकि बिना नीतीश को पूरी तरह से अपने साथ लिए क्या ये संभव है? देखिए, आज के तारीख में नीतीश एक अलग पर्सनालिटी हो गए और जेडीयू अलग चीज हो गई है। पहले जेडीयू वाज बिकॉज ऑफ नीतीश एंड नीतीश वाज बिकॉज ऑफ जेडीयू। नाउ जेडीयू बिलोंग्स टू संजय झा, लल्लन सिंह, और लल्लन सिंह और संजय झा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स हैं। एक को अपनी मंत्री पद को बचाना है, एक भारतीय जनता पार्टी से ही जेडीयू में भेजे गए थे भेदिया बना के। तो वहां पे अब नीतीश कुमार का महत्व क्या रह गया? भाई देखिए, महत्व नीतीश कुमार का केवल एक अच्छा प्लस पॉइंट था कि क्योंकि उन्हें लगता था कि यादव डोमिनेशन ना हो जाए तो अति पिछड़ी जाते नीतीश कुमार के साथ हो जाती थी, लेकिन उन्हें पता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और हमारे वोट लेके लल्लन सिंह और संजय सिंह हमें ले जाके भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों के गोद में बिठा देंगे, तो वो इससे बेहतर तो अपने ओबीसी समाज को समझेंगे। और जब देख रहे हैं कि ओबीसी समाज में आज के तारीख में प्रेशर ग्रुप्स हैं, अब यादवों में तो यह नहीं है, ठीक है आप 17% हैं, लेकिन यू कैन नॉट डोमिनेट, क्योंकि सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी 4% पॉपुलेशन है। आईपी गुप्ता भी मिनिस्टर बनेंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जीतना उनका 100% तय है, आप लिख के रख लो। उनके बाद भी 4-5% वोट हैं। आपके जो अगर सीपीएम के, सीपीआई के कोई वैसे वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करते, कांग्रेस का भी एक दलित चेहरा होगा या मुसलमान चेहरा होगा। तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अब ये बिल्कुल मैसेज जा रहा है सोसाइटी को अंदर कि जो आप डरते थे कि डोमिनेशन हो जाएगा, डोमिनेशन हो जाएगा, सब घटक दलों ने अलग अलग जातीय समूहों को समेट कर
एक पूरा ऐसा गठबंधन बना दिया है जो अभेद्य है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।